रमेश अपनी बीवी आरती और माँ सावित्री के साथ मोतीपुर नाम के एक गांव में रहता है। वो एक मिठाई की दुकान चलाता है। आरती और सावित्री दोनों मिलकर रात को मिठाई बनाते हैं और सुबह होते ही रमेश दुकान जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे आरती, जल्दी करो, दुकान पर जाने का समय हो गया है। हाँ हो गया, ये लीजिए। आरती मिठाई लाकर देती है और रमेश एक बैग में वो सब लेकर दुकान के लिए रवाना हो जाता है और दुकान पहुंचते ही देखता है कि दुकान के बाहर लोगों की लाइन लग चुकी है। अरे भाई रमेश, अरे भैया कहाँ रह गए, इतनी देर है। ठीक है, मुझे 100 रसगुल्ले चाहिए, जल्दी दे दो भैया। हाँ, मुझे भी 20 रसगुल्ले चाहिए, रमेश कहता है। देता हूँ, दुकान तो खोलने दो पहले। रमेश दुकान खोलकर सभी को रसगुल्ले देने लगता है और कुछ ही देर में उसकी सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं। असल में रमेश की दुकान के रसगुल्लों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके पास 5 गाय हैं। उन गायों के दूध से ही बनाए जाते हैं ये रसगुल्ले। गांव वाले रमेश के रसगुल्लों की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही खुशी खुशी रमेश के दिन बीतते हैं। लेकिन एक दिन गांव में बाहर से एक हलवाई आता है और यहाँ एक मिठाई की दुकान खोलने की तैयारी करता है। उस हलवाई का नाम माधव है। माधव और उसकी बीवी उर्मिला बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान हैं। मेरे जैसी मिठाई इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। इस गांव में बस एक ही मिठाई की दुकान है, इसीलिए सभी उसी से मिठाई खरीदते हैं। मगर अब से लोग हमारी दुकान से खरीदेंगे। अगले दिन से माधव मिठाई लेकर दुकान में बैठता है। 2-3 गांव वाले उसके दुकान पर आते भी हैं। भैया नई मिठाई की दुकान है? भैया 2 रसगुल्ले दो, खा के देखता हूँ कैसे हैं। माधव 2 रसगुल्ले देता है, मगर रसगुल्ले से खराब हो जाने की बू आ रही है। अरे ये क्या दे दिया भैया, ये तो खराब है, कितनी गंदी बू आ रही है। माधव अहंकारी है। वो कहता है, इससे अच्छा नहीं मिल सकता, इस दाम में यही मिलेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। इससे कहीं ज्यादा अच्छे रसगुल्ले तो रमेश की दुकान में मिलते हैं। खुद की गाय के दूध के रसगुल्ले बनते हैं उसके घर में। है ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। माधव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ईमानदारी से व्यापार नहीं करता है। वो अपनी मिठाई बनाने के सामान में मिलावट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। वो अपने मन ही मन में सोचता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा उस रमेश का, नहीं तो मेरा व्यापार यहाँ नहीं चलेगा। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी उर्मिला से सब कुछ कहता है। उर्मिला कहती है, देखो जी, उसके पास कोई गाय नहीं रहेगी तो वो रसगुल्ले भी नहीं बना सकेगा। मैं तो कहती हूँ उसकी गायों का कुछ इंतजाम करो। वाह उर्मिला, तुम तो बहुत शातिर निकली। उर्मिला हंसने लगती है। उसी रात को माधव और उर्मिला मिलकर रमेश की 5 गाय चोरी कर लेते हैं और सुबह होते ही वो उन 5 गाय को दूसरे गांव के बाजार में बेच देते हैं और फिर घर लौटकर खुशियां मनाने लग जाते हैं। उधर नींद से उठने के बाद रमेश देखता है कि एक भी गाय उसके घर के बाहर नहीं है। वो घबरा जाता है। ये क्या, मेरी सारी गायें कहाँ चली गई? हे भगवान, अब क्या होगा? रमेश की आवाज सुनकर आरती और सावित्री भी घर के बाहर चले आते हैं। वो लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें एक भी गाय नहीं दिखती। ये देखकर माधव और उर्मिला मन ही मन हंसते रहते हैं और पूरा दिन ढूंढने के बाद रमेश रो पड़ता है। अब क्या होगा? अब रसगुल्ले कैसे बनेंगे? व्यापार कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? तीनों रोते रहते हैं और फिर रमेश बचे खुचे रसगुल्ले बेचने के लिए दुकान में चला जाता है। माधव उसके पास आता है और कहता है, क्या रे रमेश, चला आया रसगुल्ले बेचने? ठीक है, बेच ले, आज ही तो लास्ट है। कल से इस गांव में सिर्फ मेरे रसगुल्ले बिकेंगे। रमेश को पता चल जाता है कि माधव ने ही गायों के साथ कुछ किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो करे भी तो क्या करे। माधव वहां से चला जाता है। उधर कुछ देर बाद माधव की दुकान में एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मैंने पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ रसगुल्ले खिला सकते हो? अरे जाओ यहाँ से, मैं फोकट में किसी को कुछ नहीं खिलाता, चलो। ये सुनकर माधव उस बूढ़ी औरत को भगा देता है। वो बूढ़ी औरत रमेश के पास जाती है और उससे भी रसगुल्ले मांगती है। रमेश के पास ज्यादा रसगुल्ले नहीं है। कल से वो रसगुल्ले बना भी नहीं सकता, मगर फिर भी बूढ़ी औरत को देखकर उसके मन में दया होती है। वो उस औरत को कुछ रसगुल्ले खाने के लिए देता है। ये लीजिए माँ जी, खा लीजिए। वो औरत खाने लगती है। खत्म हो जाने के बाद और भी मांगती है।
ऐसे करते करते वो औरत दुकान के सारे रसगुल्ले खत्म कर देती है और उसके बाद कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मगर मैंने तुम्हारे सारे रसगुल्ले खत्म कर दिए। कोई बात नहीं माँ जी। नहीं बेटा, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो औरत अपनी पोटली से एक छोटा सा पेड़ निकालती है और कहती है, ये लो बेटा, ये पेड़ जादुई है, इसमें पानी देने से कमाल हो जाता है। रमेश वो पेड़ ले लेता है। वो खाली हाथ घर लौटता है। उसके पास सिर्फ वो पेड़ है। वो अपने बगीचे में पेड़ को लगा देता है और उसमें पानी डालने लगता है। जैसे ही वो पानी डालता है वैसे ही एक चमत्कार हो जाता है। वो पेड़ बड़ा हो जाता है और उसकी डालियों में रसगुल्ले आ जाते हैं। रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है। वो तुरंत अपनी बीवी और माँ को बुलाता है। तीनों मिलकर सारे रसगुल्ले इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पेड़ फिर से छोटा हो जाता है। ये तो गजब ही हो गया। वो बूढ़ी औरत साक्षात देवी माँ है। वो तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खिलाया, इसीलिए उन्होंने तुझे ये वरदान दिया है। रमेश खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह रसगुल्लों के साथ दुकान पहुंच जाता है। दुकान के सामने भीड़ लगी हुई है। आज सब लोग रसगुल्ले खाकर और भी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। भाई वाह, आज तो डबल कमाल कर दिया भैया रमेश है। आज के रसगुल्ले तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है भैया। सब लोग रसगुल्ले खरीद कर चले जाते हैं। एक आदमी माधव की दुकान के सामने से रसगुल्ले लेकर जा ही रहा होता है कि तभी माधव उसे बुलाता है। अरे अरे ओ सुनो, तुम्हें रसगुल्ले कहाँ से मिले? क्यों भाई, हैं? रमेश की दुकान से? तुम्हारे रसगुल्लों से तो लाख गुना अच्छे हैं। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है। माधव चिंता में पड़ जाता है। रमेश के पास तो गाय भी नहीं है, फिर उसने रसगुल्ले कैसे बनाए? ये सुनकर उर्मिला भी चिंता में पड़ जाती है और वो दोनों रात को चुपके से रमेश के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। रात को रमेश उस जादुई रसगुल्ले के पेड़ पर पानी डालता है और वो पहले की तरह बड़ा हो जाता है और उसकी डालियों में रसगुल्ले आ जाते हैं। ये देखकर माधव और उर्मिला की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पेड़ फिर से छोटा हो जाता है। रात को जब रमेश सो जाता है तब माधव चुपके से बगीचे में घुसता है और उस पेड़ को उठाकर वहां से भाग जाता है। माधव और उर्मिला अपने घर पहुंच जाते हैं और उस पेड़ को अपने बगीचे में लगा देते हैं। अब ये जादुई रसगुल्ले का पेड़ मेरा है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये बोलकर माधव उस पेड़ पर पानी डालता है और वो पेड़ बड़ा हो जाता है। लेकिन असली रसगुल्लों की जगह उन डालियों में लोहे के रसगुल्ले आ जाते हैं और सारे रसगुल्ले एक एक करके माधव और उर्मिला के सर पर गिरने लगते हैं। दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। मगर इतनी रात को उन दोनों को कौन ही बचाने आएगा। इसी तरह दोनों का देहांत हो जाता है और उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। उधर वो जादुई पेड़ अपने आप रमेश के बगीचे में पहुंच जाता है और इसके बाद से रमेश उस पेड़ से रसगुल्ले लेकर बेचने लगता है और अपनी बीवी और माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।